दोस्तों नमस्कार। आज हम बिहार ऑडिटर मेंस के लिए चर्चा करेंगे परमाणु ऊर्जा पे और इसके सारे डायमेंशन को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि आप बिहार ऑडिटर मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में अधिकतम मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं कि करेंट, साइंस, टेक, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारे से सीधे सीधे पढ़ा हुआ क्वेश्चन लड़े और सिलेक्टेड पढ़े तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 75 वीडियो और 75 पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। आपकी तैयारी एडवांस हो जाएगी। आपको सारे क्वेश्चन इससे लड़ेंगे। आप इतना ही को बार बार पढ़ के आपको जाना होगा और एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार पूरा पढ़ के जाना होगा। अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। चलिए, अब परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले उसकी भूमिका कैसे लिखेंगे यह देखना जरूरी है। परमाणु अब शुरुआत कैसे करना है यह देखिए। परमाणु ऊर्जा भारत के विद्युत उत्पादन और आपूर्ति के क्षेत्र में एक निश्चित और निर्णायक भूमिका है। यानी परमाणु ऊर्जा का भारत के विद्युत उत्पादन और आपूर्ति के क्षेत्र में निश्चित एवं निर्णायक भूमिका है। भारत ने परमाणु युग में 4 अगस्त 1956 को प्रवेश किया जब भारत के पहले परमाणु प्रायोगिक रिएक्टर अप्सरा का शुभारंभ किया गया। पर भारत में परमाणु से बिजली बनाने का काम उस समय शुरू हुआ जब अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक की सहायता से तारापुर में परमाणु बिजली संयंत्र की स्थापना की गई। यह 1969 की घटना है। इसके बाद रावतभाटा में कनाडा के सहयोग से दूसरा परमाणु बिजली स्टेशन का निर्माण किया गया। वर्तमान में भारत में परमाणु से बिजली बनाने का कुल 21 परमाणु रिएक्टर क्रियाशील है, जिसकी उत्पादन क्षमता 6880 मेगावाट है, जिसे 2031 तक बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। आप इतना लिख दीजिएगा, आ जाएगा। बस इतना ही लिखना है। अब हम लोग आगे आइए। भारत में परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है, इसके पक्ष में क्या तर्क देंगे और इसके महत्व क्या है। हम एक एक करके पॉइंट, आपको क्या करना है, पॉइंट याद रखना है इसी तरीके से और पीडीएफ में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही एलोबरेट कर देना है 500-600 शब्दों में। बस खाली पॉइंट इसी तरीके से फ्लो चार्ट बना लेना है और सीधे एलोबरेट कर देना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। कुछ नहीं, बिना लाग लपेट के जो बता रहे हैं वही आपको करना है। बस एक्सेलेंट पॉइंट लिखा गया है। सबसे पहला पॉइंट है सभी के लिए 24x7 विद्युत की आपूर्ति। अब मान लीजिए विद्युत का उत्पादन जितना अधिक होगा उतना ही जो ऊर्जा की मांग है, विद्युत की मांग है, पूरा होगा। तो भारत में मांग और पूर्ति में जो असंतुलन है उस गैप को कम करने के लिए भारत के सभी घरों में सभी लोगों को 24x7 ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा के नवीन साधनों का विकास अपेक्षित होगा। पहला। दूसरा, ऊर्जा सुरक्षा। जैसा कि जानते होंगे कि भारत में ऊर्जा संकट है, ऊर्जा गरीबी की स्थिति है। अब ऊर्जा संकट कैसे है देखिए। जैसा कि जानते हो कि भारत में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का 80% से अधिक आवश्यकता भारत आयात द्वारा पूरा करता है। भारत में विश्व के मात्र 5.6% ही कोयला भंडार है और कोयला में कई चुनौतियां हैं। सौर ऊर्जा के विकास में भी कई चुनौतियां हैं। परमाणु ऊर्जा के भारत में सीमित उपलब्धता है। तटीय ऊर्जा के दोहन करने के लिए आपके पास तकनीकी नहीं है। लेकिन परमाणु ऊर्जा के विकास से क्या होगा, ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर जो या खनिज तेल पर जो है हम आयात पर निर्भर है, वो आयात पर निर्भरता कम होगी। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगा। दूसरा है पर्यावरण अनुकूल। परमाणु ऊर्जा स्वच्छ है, पर्यावरण अनुकूल है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है।
तीसरा पॉइंट है प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग को वैश्विक स्तर पर लाना। आप जानते हैं वैश्विक स्तर पे एक व्यक्ति 1860 किलोग्राम इक्विवेलेंट ऊर्जा का उपभोग करता है और भारत के एक व्यक्ति मात्र 625 किलोग्राम ही ऊर्जा का उपभोग करता है। तो जब भारत के लोगों को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तो आपको ऊर्जा क्षेत्र में विविधता लाना होगा, ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होगा। लेकिन जल विद्युत का, कोयले का, पेट्रोलियम का आप देख रहे हैं सीमाएं हैं। अब जल विद्युत है, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही है, नदी समय से पहले सूखती जा रही है, जल संकट पैदा हो रहा है, भविष्य में जल विद्युत पर भी असर पड़ेगा। कोयला के मामले में आपके पास विश्व के मात्र 5.6% भंडार है। पेट्रोलियम खनिज तेल का भंडार है ही नहीं, थोड़ा बहुत भंडार है जो अगले कुछ वर्षों में खर्च हो जाएगा। और 80% आयात हो रहा पूरा करते हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौती है, भूमि संबंधी चुनौती है, लागत अधिक है, ग्रिड संबंधी चुनौती है, पवन ऊर्जा का सीमित भंडार है आपके पास। तो कहीं ना कहीं तो बढ़ावा देना होगा ना। जीवाश्म ईंधन की सीमाएं, जैसा कि जानते हैं पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला भारत में आज भी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। भारत के कम से 69% ऊर्जा का उत्पादन आज भी थर्मल पावर या उस पे आधारित होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 69% विद्युत का उत्पादन जो है जीवाश्म ईंधन से होता है भारत में। और जीवाश्म ईंधन में कई चुनौती है, इससे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। और दूसरी बात की जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली स्टेशन में रख रखाव की ऊंची लागत है, महंगी है। और जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही है, सब देशों को कोयला पर से अपनी निर्भरता को कम करना होगा। लेकिन परमाणु ऊर्जा में ऐसी बात नहीं है, पर्यावरण अनुकूल और स्वच्छ है, इसलिए इसकी विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर की आपके पास जीवाश्म ईंधन के भंडार भी तो सीमित है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का भंडार आपके पास बिल्कुल न के बराबर है। कोयला में भी वही समस्या, कोयला का भंडार है भी तो कोयला उन्नत किस्म का नहीं है, निम्न किस्म की कोयला है, जिसको उन्नत किस्म के बनाने के लिए, कोक बनाने के लिए अधिक खर्च होता है, साथ ही साथ प्रदूषण फैलता है। तो यह चुनौती है। और सबसे बड़ी बात है कि परमाणु ऊर्जा के लिए जो कच्चे माल चाहिए, थोरियम का भारत में विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। केरल के तटीय क्षेत्रों में मोनोजाइट बालू में बड़े पैमाने पर थोरियम का भंडार है, आसपास के तटीय क्षेत्रों में। तो अगर परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देंगे तो परमाणु ऊर्जा के लिए जो कच्चे माल चाहिए थोरियम, वो आपके पास उसका विश्व में सबसे बड़ा भंडार है। उसके बाद अगला पॉइंट है INDC पंचामृत मंत्र, इंटरनेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता में भारत INDC की घोषणा किया था। इसमें भारत कहा था कि वह 2030 तक अपने ग्रीन हाउस गैसों में 33 से 35% की कटौती करेगा। यानी आप ग्रीन हाउस गैसों में कटौती करेंगे, तभी कटौती कर पाएंगे जब स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देंगे और ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है यानी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता उसको कम करेंगे। तो उसको कम करने के लिए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, साथ ही साथ अभी ग्लासगो में COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 26वां जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आप लोग जानते होंगे COP26 का ग्लासगो में। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचामृत की घोषणा किया था, जो हरित ऊर्जा के क्षेत्र में 5 अमृत है, जिसमें पांचों अमृत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना जरूरी अपेक्षित है। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य जो है भारत को हासिल करना है, यानी 2070 तक भारत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करेगा। दूसरा है कि 2030 तक वह 500 गीगावाट ऊर्जा
गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करेगा। तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी नवीकरणीय परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना जरूरी है, आवश्यक है। तो यह तय है। दूसरा है कि जिस तरीके से मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया का विस्तार हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, आने वाले समय में ऊर्जा की मांग में और बढ़ोतरी होगी। आप ही बताइए, पहले गांव गांव में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं था, अब गांव गांव में कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप हो गया। उसको चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, भारत के सभी वर्गों तक, वैसे वैसे ऊर्जा की मांग बढ़ेगी। जब ऊर्जा की मांग बढ़ेगी तो उसकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। परमाणु ऊर्जा इस लक्ष्य को पूरा करने में, इस मांग को पूरा करने में सार्थक होगा। चलिए, अब परमाणु ऊर्जा का क्या महत्व है, लाभ होगा। ऊर्जा सुरक्षा, वही हम बोले हैं। विदेशी मुद्रा की बचत होगी। अब मान लीजिए परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देंगे तो तेल पर से निर्भरता, आयात कम होगा। आयात कम होगा तो तेल के आयात पर जो विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है, आज भी भारत के कुल निर्यात से जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है उसका लगभग 44% हम लोग तेल के आयात पर खर्च कर देते हैं। अगर हम तेल के आयात में कमी होगी तो विदेशी मुद्रा बचत होगी। उसके बाद परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए हम दोहन करेंगे तो मेक इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा, लोग रोजगार सृजन होगा, रोजगार सृजन होगा। प्रौद्योगिकी के मामले में भारत आत्मनिर्भर होगा। ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी तो ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में लोगों के जीवन जो है आसान होगा, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। अगला है आईएनडीसी। आईएनडीसी में की वचनबद्धता पूरा होगी, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पंचामृत के लक्ष्य पूरा होंगे। इसके अलावा अभी भारत का परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में 13वां रैंकिंग है। जब ही परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा, रैंकिंग में क्या होगा, सुधार होगा। तो यह लाभ है। अब हम लोग देखिए परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है, पॉइंट लिखा गया है, आपको याद रखना है। हम संस्थागत प्रयास लिखे हैं, वैधानिक प्रयास लिखे हैं, नीतिगत प्रयास लिखे हैं, आप इसी को देखेंगे। सबसे पहला संस्थागत प्रयास में परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए, दोहन के लिए, शांतिपूर्ण उपयोग के लिए 1948 में परमाणु ऊर्जा कमीशन का गठन किया गया। फिर 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई है। 2 संस्थागत प्रयास लिखिए। उसके बाद वैधानिक प्रयास में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 पारित किया गया था। 1962 में कानून बनाया गया था और जिसे 2015 में संशोधन किया गया है। और अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं परमाणु क्षति हेतु नागरिक उत्तरदायित्व अधिनियम 2010, CLDA, द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, CLDA एक्ट 2010 में पारित किया गया था। इसमें जो है, इस कानून के द्वारा प्रावधान किया गया है कि अगर कोई दुर्घटना, परमाणु बिजली स्टेशन में कोई दुर्घटना हो जाता है तो उसके संचालक के साथ साथ उसके निर्माण में, परमाणु रिएक्टर के निर्माण में जो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है उसको भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पहले होता था क्या कि जो कंपनी परमाणु संयंत्र का विकास किया, अगर दुर्घटना हो गया तो उसी की जिम्मेदारी थी। लेकिन नहीं, उस रिएक्टर में जो टेक्नोलॉजी लगेगा और उस टेक्नोलॉजी की जो आपूर्ति करेगा उसकी भी जिम्मेदारी होगी। इसको लेकर अमेरिका और भारत में पेच था, CLDA एक्ट 2010। उसके बाद वियना परमाणु ऊर्जा से संबंधित वियना कन्वेंशन में भारत हस्ताक्षर किया गया है। अब असन्य परमाणु समझौता, भारत में जैसा कि जानते हो कि यूरेनियम का भंडार बहुत कम है और परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम की आवश्यकता होती है परमाणु बिजली स्टेशन में। तो भारत क्या किया है कि भारत कई देशों के साथ, जैसे अमेरिका के साथ 1, 2, 3 समझौता, रूस के साथ असन्य परमाणु समझौता, नामीबिया के साथ असन्य परमाणु समझौता, ऑस्ट्रेलिया के साथ
असैन्य परमाणु समझौता, कजाकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु समझौता, फ्रांस के साथ असैन्य परमाणु समझौता। तो विश्व के प्रमुख देशों के साथ असैन्य परमाणु समझौता किया है। इससे क्या होगा, किसी देश से परमाणु ऊर्जा संबंधी टेक्नोलॉजी प्राप्त होगा, किसी देश से परमाणु ऊर्जा के लिए जो ईंधन होती है यूरेनियम, उससे प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त भारत जो है एनर्जी की सदस्यता के लिए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की सदस्यता के लिए भारत प्रयास कर रहा है। अगर इसकी सदस्यता भारत को मिल जाता है तो भारत को उच्च क्षमता के परमाणु प्रौद्योगिकी विभिन्न देशों से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी जो है, एनर्जी में नियम है कि यह समझौता जो है, एनर्जी ग्रुप जो है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है, यह सभी 48 देशों में ही परमाणु प्रौद्योगिकी का जो है क्या करता है, आदान प्रदान करता है। उस 48 देश से बाहर परमाणु प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करने पर रोक लगाता है। भारत इसका सदस्य नहीं है, चूंकि भारत एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हुआ है। तो भारत अगर इसकी सदस्य बन जाता है, उच्च क्षमता के परमाणु रिएक्टर, परमाणु प्रौद्योगिकी भारत को प्राप्त होगा और इससे बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। लेकिन चीन भारत की सदस्यता का विरोध करता है, यह कहकर कि चीन भारत एनपीटी के सदस्य नहीं है। तो प्रयास देख लिए हैं, हम 7-8 प्रयास ही बता दिए हैं, बस इतना ध्यान रखना है। और परमाणु ऊर्जा संबंधी क्या चुनौती है या विपक्ष में क्या तर्क है, क्या चुनौती है या आलोचना। परमाणु ऊर्जा के आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। जब आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है तो परमाणु ऊर्जा की भूमिका आपको लिखना है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा के थोड़ा सा महत्व चर्चा कर दीजिए, पक्ष में तर्क दे दीजिए या लाभ दिखा दीजिए। उसके बाद जो है परमाणु ऊर्जा के चुनौती या जो चुनौती है उसको लिख दीजिए। आपका लास्ट निष्कर्ष लिख दीजिए, आंसर तैयार, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा के विपक्ष में तर्क या चुनौती क्या है या आलोचना क्या है। सबसे पहले सुरक्षा संबंधी चुनौती। आप जानते हैं 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल में परमाणु दुर्घटना, 2011 में जापान के फुकुशिमा में परमाणु दुर्घटना, 1979 में अमेरिका के 3 आइलैंड परमाणु दुर्घटना हुआ था। इससे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित होने पर संदेह पैदा किया है। अब 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल में परमाणु दुर्घटना हुआ था, उसकी जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक समिति गठित किया था। इस समिति की रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना के कारण 34,000 से लेकर 1,40,000 के बीच कैंसर के नए मामले आए हैं चेर्नोबिल से, और 16,000 से लेकर 73,000 तक लोगों की मृत्यु हुई है। 2011 में जापान में फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना हुआ था। आसपास के देशों में दहशत फैल गया था, क्योंकि वहीं तक वो सीमित नहीं रह सकता है। नाभिकीय रिएक्टर में उच्च प्रौद्योगिकी होने के बावजूद भी दुर्घटना रोकने के लिए और नियंत्रित करने के लिए कोई सुरक्षित गारंटी आज भी मौजूद नहीं है। कितना भी उन्नत क्वालिटी का प्रौद्योगिकी होगा, फिर भी दुर्घटना रोकने के लिए, दुर्घटना न हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी दुर्घटना रोकने के लिए कोई सुरक्षित गारंटी नहीं है, कोई सुरक्षित उपाय नहीं है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अपशिष्ट निपटान की चुनौती। अब देखिए, अब परमाणु ऊर्जा उत्पादन से लेके और या यूरेनियम के खनन से लेके यूरेनियम के थोरियम के खनन से लेके और बिजली बनाने तक जो अपशिष्ट निकलता है उसकी सुरक्षित निपटान की बड़ी चुनौती है। अगला पॉइंट, क्रियाशीलन संबंधी चुनौती। अब जब परमाणु रिएक्टर काम करता है या बिजली का उत्पादन होता है, उस दौरान रेडियोधर्मी का उत्सर्जन होता है। आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण को, स्वास्थ्य को, बच्चों को काफी नुकसान पहुंचता है। इससे कैंसर की घटनाएं
मस्तिष्क ट्यूमर की घटनाएं, ल्यूकेमिया की घटनाएं इससे बढ़ता है। पेड़ पौधे को भी नुकसान पहुंचता है, पक्षी को नुकसान पहुंचता है। यह चुनौती है। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौती। जैसा कि जानते होंगे, भारत जो है उच्च क्षमता का नाभिकीय रिएक्टर स्थापित नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के पास प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौती है, प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता है। और भारत प्रौद्योगिकी उच्च क्षमता के प्रौद्योगिकी का तभी आयात कर पाएगा जब भारत एनर्जी का सदस्य होगा। और भारत एनर्जी का सदस्य नहीं होने के कारण भारत उच्च क्षमता के प्रौद्योगिकी का आयात या क्रय विक्रय करने में चुनौती पैदा हो रही है। और भारत के एनर्जी की सदस्यता का विरोध चीन करता है, पाकिस्तान करता है। तो यह चुनौती है। अगला चुनौती हम लोग देखेंगे भूमि अधिग्रहण की चुनौती, पर्यावरण मंजूरी की चुनौती, विरोध प्रदर्शन। अब कुरनकुलम में जो है जब रिएक्टर बन रहा था तो लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया गया था। जहां भी नए नाभिकीय रिएक्टर स्थापित किए जाते हैं वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की चुनौती उत्पन्न हो जाती है। लोग जो है आंदोलन करने लगते हैं, पर्यावरण संबंधी मंजूरी की, भूमि संबंधी अधिग्रहण की, पुनर्वास की, ये सारे समस्या पैदा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में 4-5 चुनौती है। पहला चुनौती है सुरक्षा संबंधी चुनौती, दूसरा है परिचालन के दौरान रेडियोधर्मी का उत्सर्जन, आसपास में दहशत, दुर्घटना रोकने की गारंटी नहीं, अस्पष्ट निपटान की चुनौती, प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौती, पर्यावरण को नुकसान। यह चुनौती है। इसी से आप आलोचना में यही पॉइंट लिखेंगे। अगला है, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत में नाभिकीय कार्यक्रम के 3 चरण हैं। डॉक्टर होमी भाभा उस समय अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य को ध्यान में रख के भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के 3 चरण जो है निर्धारित किए थे। और 3 चरण में, तीनों चरण के बारे में थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए। पहला चरण में जो परमाणु रिएक्टर स्थापित किए गए वह दाबित भारी जल रिएक्टर था, PHWR था। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। और यह जो है इस चरण में जो है, प्रथम चरण में जो है यूरेनियम का प्रयोग होता है ईंधन के रूप में, और इस द्वितीय चरण के लिए प्लूटोनियम का उत्पादन करता है। द्वितीय चरण के ईंधन प्लूटोनियम का उत्पादन करता है। और इसमें शीतलक और मंदक रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है प्रथम चरण में। द्वितीय चरण का जो रिएक्टर है वो फास्ट फीडर रिएक्टर है। इसमें ईंधन का प्रयोग जो है प्रथम चरण के रिएक्टर से जो प्लूटोनियम 239 का उत्पादन हुआ है उसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, और मंदक रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा चरण में जो है ब्रीडर रिएक्टर है, इसमें ईंधन के रूप में थोरियम 233 का प्रयोग किया जाता है, जिसका विशाल भंडार भारत में है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो तैयार किया गया था वो अल्पकालीन के साथ साथ दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इसीलिए भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के 3 चरण है। और तीसरा चरण जो होगा वह आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था, क्योंकि तीसरा चरण में जो ईंधन का उपयोग किया जाएगा उसका विशाल भंडार है। लेकिन प्रथम और द्वितीय चरण के ईंधन में कि आपको चुनौती है, क्योंकि यूरेनियम का आपके पास भंडार सीमित है, बहुत कम भंडार है। लेकिन तृतीय चरण में भारत जो है परमाणु ऊर्जा के मामले में, ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो दोस्तों, परमाणु ऊर्जा से संबंधित सारा चीजों को कवर किए हैं। वीडियो और PDF बार बार देखिए, फाइनल होगा रिजल्ट।